शुभ लाभ मित्रों, मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रॉपर्टी की पंचायत एक ऐसा पॉडकास्ट, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम रूबरू होंगे इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट से, जानेंगे उनकी जर्नी को, किस तरह से उन्होंने अपने आप को रियल एस्टेट में आगे लाया, किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को अच्छा बनाया और किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री को एक अच्छा फ्लेवर दिया। तो आज हम लक्की हैं, हमारे पॉडकास्ट में पहले हमारे जो गेस्ट हैं वाइस चेयरमैन है एनएआर इंडिया के और चेयरमैन हैं ग्लोबल एनएआर इंडिया के श्री तरुण भाटिया जी। थैंक यू तरुण जी फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू डू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। तो सर, एक कंसेप्शन है कि रियल एस्टेट में वो लोग आते हैं जिनको कहीं कोई काम नहीं मिलता या सक्सेस नहीं होते। तो शुरू करूंगा आपकी जर्नी के साथ। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप बाय एक्सीडेंट इस फील्ड में आए, बाय चॉइस आए, या कैसी आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? थैंक यू मनीष जी। पहली बात तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर फर्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। मेरी ये जर्नी कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, इट इज़ बाय डिज़ाइन। आई वाज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट। आई taught my school. I went to SRCC college in Delhi University. I was one of the toppers in Delhi University also. Then I did my CFA, which is a Chartered Financial Analyst course होता है, काफ़ी टफ कोर्स होता है। इट्स लाइक बिटवीन CA एंड MBA, पूरा फाइनेंस के ऊपर होता है। उसके बावजूद मैंने ये लाइन चुना, उसके दो रीज़न से। एक तो ये हमारा फैमिली बिजनेस भी था। हमारी जो कंपनी है शालू एजेंसी, वो 1980 से है और मैंने कंपनी को ज्वाइन किया 92 में। तो हमारी कंपनी को 44 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और मेरे को करीबन 32 साल हो गए हैं। तो यू आर द सेकंड जनरेशन? यस, दिस वाज स्टार्टेड बाय माय फादर। ग्रेट। एंड हमारी जर्नी गुड़गांव से बहुत इंटरलिंक्ड है। DLF ऑल्सो केम टू गुड़गांव in 1979-1980। हमने भी ये सब काम गुड़गांव का 1980 में ही शुरू किया था। तो आई केम बाय, जैसे मैंने बताया, हमारा फैमिली बिजनेस भी था। डिस्पाइट द एजुकेशन आई चोज दिस लाइन बिकॉज मेरे को हमेशा बहुत एक्साइट करता है रियल एस्टेट। और जो इंडिया की जो नीड्स हैं, जो शुरू से उस टाइम पे ज़्यादा रेलिवेंट थी, रोटी कपड़ा और मकान जी, उसमें से मकान वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जो कभी काम आपका कभी नीचे नहीं आएगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा अगर आप ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली उसमें काम करें। तो वही हमें सीख मिली हमारे एल्डर्स से, वही हमने अपनी एजुकेशन के साथ मिलके इस लाइन में आए और काम कर रहे हैं। अब तो 32 साल हो गए। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप बाई चॉइस इस इंडस्ट्री में आए और सेकंड जनरेशन है। तो सर, इतनी लंबी जर्नी आपने जब की तो आपकी कंपनी की कुछ USPs भी होंगी, कुछ आपका विजन भी होगा लॉन्ग टर्म, जिस तरीकों से आप आगे बढ़े, थोड़ा सा उनके बारे में बता पाएंगे? देखिए, डे वन से हमारा सबसे पहला जो हमारी कंपनी का जो प्रिंसिपल है वो है कस्टमर फर्स्ट। हमारे लिए क्लाइंट सबसे ज़्यादा, क्लाइंट गॉड है हमारे लिए। ट्रू। मतलब क्लाइंट के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कम वॉट में। दूसरा, हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं। मतलब जैसे इस लाइन में ना, थोड़ी हमारी लाइन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी बोल के सिर्फ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। हमारा ऐसा कोई नहीं होता। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच है। दूसरा, वी ऑलवेज बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। हमारे यहाँ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जैसे उनके ग्रैंडफादर मेरे फादर से लेते थे। उनके फादर ने मेरे फादर से लेना शुरू किया, फिर हमसे भी काम किया, अब उनके बच्चे भी हमसे काम कर रहे हैं। तो 3 जनरेशन के एक ही फैमिली के मेंबर्स हमारे से प्रॉपर्टीज़ में ट्रांजैक्ट करते हैं। तो दैट टॉक्स अबाउट और क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। दूसरा, हमारा प्रोसेसेस बहुत डिफाइंड है। तो और एंटायर प्रोसेस इज डिफाइंड कि अगर काम होना है तो कैसे होना है। एंड इट इज़ इंटीग्रेट इनटू आवर CRM सिस्टम ऑल्सो। हमारी जितनी टीम्स हैं उन सबको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और हम क्लाइंट के साथ नॉर्मली, ब्रोकर, बहुत सारे रियल्टर्स क्या करते हैं, जब बुकिंग हो जाती है इन अ प्राइमरी सेल, वो फिर थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि अब बिल्डर का CRM हैंडल कर लेगा। हम नहीं छोड़ते। पेपर हमारा वहाँ एक्चुअली काम शुरू होता है। ग्रेट। मतलब पहले तो हो गया लीड जनरेशन, फिर दिखाना, फिर क्लोज करना, मीटिंग्स करना, नेगोशिएट करना, फिर पूरा पेपर वर्क इंश्योर करना, राइट फ्रॉम द अलॉटमेंट लेटर टू एग्रीमेंट्स टू पेमेंट रिसीट्स, बिल्डर टू पोजेशन, उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन हम देखते हैं, इंक्लूडिंग TDS। अब आपको पता है कि 50 लाख के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो TDS काटना होता है। A lot of customers are not aware or they don't know how to get it done. So we have a special team in our office जो हमारे क्लाइंट को हेल्प करती है TDS जमा कराने में। फिर सारा क्लाइंटों, और क्लाइंट जो डेवलपर है वो क्लाइंट को क्रेडिट तब देता है जब फॉर्म 16 भी जमा हो जाए।
तो TDS काट के फॉर्म 26Q भी चालान उनको जमा करा के 16 भी जमा करा के वी इंश्योर कि हमारे क्लाइंट का जो पेपर वर्क है वो इमैक्यूलेट हो। पोजेशन तक, पोजेशन के बाद हम क्लाइंट को नहीं छोड़ते, वी आर ऑलवेज विद द क्लाइंट। दैट इज द प्रोसेस इज क्लाइंट सेंट्रिक एंड ट्रांसपेरेंसी। आई थिंक दीज आर आर 3 मेन दिस प्रिंसिपल्स। चौथा क्या है कि इंडिविजुअली आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू एम्पावर रियल्टर्स। मैं आपसे जलता नहीं हूँ, ना मैं आपसे डरता हूँ। बिल्कुल, आप मेरे कंपटीशन हैं, आप मेरे से अच्छा भी कर रहे होंगे, मुझे आपसे ना कोई जेलसी है, ना मुझे आपसे कोई फेयर है। मैं अगर मुझे मौका मिलेगा आपको कुछ समझाने का, मैं तब भी समझाऊंगा। मेरे को लगता है हम जो सब साथ चलेंगे, साथ ग्रो करेंगे, तो मार्केट भी ग्रो होगी, हमारा इंडिविजुअल भी, इंडस्ट्री भी ग्रो होगी, हम भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी। आज सर जिस तरह का माहौल है, इंफॉर्मेशन ही रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो एक फर्स्ट टाइम जो होम बायर है, लेट्स से 30s में है, नया कपल है या कोई, उनको हमेशा रहता है कि अच्छी प्रॉपर्टी या तो एंड यूज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करें। उस तरह के टारगेट ऑडियंस को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर? वही जो आपने बोला कि लोग पढ़ के आते हैं, आई थिंक थॉरो होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू डू अ थॉरो रिसर्च कि पहली बात तो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, आप उतने ही पाँव फैलाएं जितनी आपकी चादर है। प्लीज़ डोंट ओवर लीवरेज योरसेल्फ, बिकॉज मार्केट का पता नहीं होता, अभी अच्छी चल रही है, बीच में रुक जाए, कुछ कम हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो उससे हिलना नहीं चाहिए। तो पहले अपना होमवर्क कीजिए अपने फाइनेंशियल्स पे, अपनी नीड पे। अगर आपको अगर लगता है कि आज 2 बेडरूम सफिशिएंट है, बट शायद 4 साल बाद आपको 3 बेडरूम की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आज आप ही 3 बेडरूम लीजिए, बिकॉज एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ट्रांजैक्शन करने में। दूसरा, बी वेरी थॉरो ऑन व्हाट यू वांट टू बाय। लोकेशन क्या खरीदनी है, वहाँ पे किससे खरीदना है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा होमवर्क की। दैट इज़ वेयर वी कम इन। वंस वी नो कि क्लाइंट का बजट क्या है, उनकी लोकेशन और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वी स्टार्ट गिविंग देम ऑप्शंस एंड स्टार्ट आई विल से गिविंग देम ओरिएंटेशन कि आप ये सूट कर सकता है, ये सूट कर सकता है, इस प्रोजेक्ट के ए प्लस माइनस ये है, इसका प्लस माइनस ये है। तो हम तो करते ही एजुकेट कस्टमर को, बट कस्टमर को भी अपना होमवर्क होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आज आप एक SIP भी शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड की, आप उसका 24-25 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। तो वाई नॉट द सेम थिंग विद रियल एस्टेट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर लाइफ सेविंग्स इन दैट। तो कितना आपको लगता है कि जैसे जो फर्स्ट टाइम होम बायर है या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, वो कितना इमोशनल होता है या कितना लॉजिकल होता है अपनी जर्नी में उस डिसीजन को लेने के लिए, और उसके इम्पैक्ट तो बड़े हैं। अगर मान लो उसका अगर सही हिट हुआ तो काफ़ी अच्छा वो कमाता भी है, और गलत डिसीजन हो गया तो रियल एस्टेट को और ब्रोकर्स को, कम्युनिटी को, सबको इसके लिए टारगेट भी करता है। कितना लॉजिकल और कितना इमोशनल होना चाहिए, या इसको लेके आपको लगता है, आपके एक्सपीरियंस में क्या आपको लगता है कि कितना पोर्शन होता है इस चीज़ का, इमोशंस वर्सेस लॉजिक का? इमोशन का ना एज से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जब 70 साल के लोग भी खरीदने आते हैं, वो भी इमोशनल होते हैं। इंडियंस में रियल एस्टेट इज एन इमोशनल डिसीजन, तो इमोशन तो हमेशा रहेगा। अब देखिए, यू कैन ओनली गाइड योर क्लाइंट टू बाय व्हाट इज सूटेबल टू हिम, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट। मार्केट बहुत बड़ी है हम सबसे, मार्केट आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी यू डोंट नो, बट यू कैन ओनली इंश्योर कि आप उनको ऐसी चीज़ दो, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो टाइम पे बन जाए, जो उनको प्रॉमिस करें एमिनिटीज़ और स्पेसिफिकेशन वो उनको मिल जाए, जैसे उनको पेमेंट जितनी बोली गई थी वो दे दें। रेरा ने वो सब इंश्योर कर दिया है। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट दैट इज इम्प्लीमेंटेड। बाकी मार्केट में आगे पीछे रेट्स का यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन ओनली गिव योर बेस्ट जजमेंट। अगर आपने बेसिक पैरामीटर्स कवर कर लिए हैं तो आई थिंक क्लाइंट को कहीं नुकसान नहीं होने वाला। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में रहता है, लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट विल ऑलवेज गिव यू वेरी वेरी पॉजिटिव रिटर्न्स। इनफैक्ट आई थिंक द बेस्ट रिटर्न्स इन ऑल एसेट क्लासेस कम फ्रॉम रियल एस्टेट। तो तरुण जी, जैसे इतनी लंबी जर्नी आपकी कंपनी की, इस जर्नी में आपको कई बार ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे 2-3 बार, कि जब आपने देखा होगा कि मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया या डिमोनेटाइजेशन आ गया या फिर जीएसटी मार्केट में आ गया। इन चैलेंजेस से आप कैसे अपने आप को निकालते हैं या कैसे इनको टारगेट करते हैं? देखिए, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन तो मैं चैलेंज समझता ही नहीं हूँ, मैं तो उनको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। लेकिन चैलेंजेस और तरीके के होते हैं। एक तो क्लाइंट एक्सपेक्टेशन इन अ वोलेटाइल मार्केट, क्लाइंट को संभालना जब उसके हिसाब से मार्केट ना चल रही हो, दैट्स अ चैलेंज।
दूसरा जो ग्रोइंग कंपटीशन है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है। ट्रू। तो एनीवन मे बी विद अ फोन एंड अ व्हीकल कैन बिकम अ रियल्टर, और वो किसी ना किसी तरह सड़क पे खड़े होके से लेके डिजिटल मार्केटिंग से लेके कहीं ऑफिस खोलने से कहीं से भी क्लाइंट वो कर सकते हैं। टू कम्पीट विद एवरीवन इज नॉट पॉसिबल। ट्रू। एंड देन दे स्टार्ट डिस्काउंटिंग द प्रोडक्ट, वो एक चैलेंज लगता है। दूसरा, आई विश द गवर्नमेंट वुड हैव बीन मोर सपोर्टिव फॉर द ब्रोकरेज इंडस्ट्री। Okay. The government is very supportive of the real estate industry, very supportive of the developers, but brokers के लिए, realtors के लिए थोड़ा कम है, अब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है वो, तो that is one challenge. GST demonetization जो है, I think those were opportunities and वो it has proved in over time कि जिसने 2016 में जो demonetization हुआ था, तब भी जब रियल एस्टेट किसी ने लिया, आज वो एटलीस्ट 2.5x वैल्यू है। Agreed. जीएसटी भी आया, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था कैसे होना है। द ओनली इम्प्लीकेशन इज द कॉस्ट इज गॉन अप बाय 5%, बट दैट इज कंपनसेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट। आज आप रोड्स देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, रेलवेज देखिए, दैट प्लेज अ बिग रोल। पर गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पैसा जीएसटी से तो आया, वो मतलब जीएसटी से भी आया है, तो वो पैसा वही, अगर ठीक जगह पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपकी नज़र में लेट्स से आपकी जर्नी 32 ईयर प्लस की जर्नी है, तो क्या चेंजेस देखते हैं उस इरा से और अब एज ऑफ नाउ? क्या मेजर चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हुई है या फिर किस तरह के चेंजेस आपको लगता है हुए हैं? नए चेंजेस क्या हुए हैं? बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज। इनफैक्ट द रीजन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री वाज दैट दिस वाज हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड व्हेन आई केम इन 92 एंड आई रियलाइज कि मेरे लिए यहाँ जगह है, क्योंकि आई कैन वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद द काइंड ऑफ बैकग्राउंड वी हैड एंड द एजुकेशन वी हैड गॉट। दैट इज व्हाई आई केम इन द फर्स्ट प्लेस इन दिस इंडस्ट्री। तब बहुत डिसऑर्गेनाइज था, तब टूल्स भी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं। मोबाइल फ़ोन केम इन 97, आई थिंक 96 97 में मोबाइल फ़ोन आए। देवर इवन एसएमएस भी नहीं होते थे। आई थिंक 92 93 में पहला एसएमएस आया था। सो देवर नो मोबाइल फोन्स, एसएमएसेस भी नहीं, सब भी उससे जाते थे कंप्यूटर से। 97 जब फ़ोन आया, एसएमएस गए, तो व्हाट्सएप तो बहुत दूर की बात है। आज जो आप डिजिटल मार्केटिंग में लीड जनरेशन करते हैं, मतलब कुछ था ही नहीं। यू हैव टू गिव एन एड, यू हैव टू सेंड मेलर्स, प्रिंट एड या फिर प्रिंट एड, आप मेल, आप ऑफलाइन सब करते थे, इवेंट्स करते थे, उससे आप लीड जनरेट करते थे। देयर वाज नो रेरा, सो नोबडी वाज अकाउंटेबल। बहुत चैलेंजेस है। अब तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, रेरा इज अ बिग चेंज। यस, lot of professionals have come in this industry. I'm really happy that so many professionals have become realtors. तो उससे पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो you also feel, you also then keep competing, you also keep learning. तो challenges भी बहुत हैं, but opportunities भी बहुत आई। और आप यहाँ से अगले 10-20 सालों में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट को? किस तरह से ग्रूम करेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, अब तो पूरा वर्ल्ड ही बोल रहा है कि इंडिया इज द मार्केट टू बी फॉर द नेक्स्ट maybe 50 years. वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमीज़ हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं, वहाँ पे ग्रोथ रेट्स ऐसे नहीं हैं। इंडियन जीडीपी हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट एट 7-8%। अभी तो हमारा जो रियल एस्टेट है बहुत छोटा सा सेक्टर है, इट्स ओनली अबाउट $477 billion। बाय 2030 अगले 6 सालों में इट विल बी $1 trillion। इन 2047 विल बी 10 times ऑफ दैट। तो हमारी जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड होने वाली है, जो हमने कभी देखी नहीं है आज तक। उससे ज़्यादा तो अगले 10-20 सालों में होने वाला है, विद द काइंड ऑफ फोकस द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप 10 साल बाद कोई जो इंडिया आता है तो हैरान हो जाते हैं। आज हमारे एयरपोर्ट्स आर बेटर देन मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और रोड्स विच आर इम्प्रूविंग डे बाई डे, कनेक्टिविटी दैट इज़ वेरी गुड। आज 80 लाख लोग तो दिन में दिल्ली में मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। ट्रू, दिस इज़ आई थिंक पूरे वर्ल्ड में, आई एम नॉट श्योर किसी और कंट्री, किसी और सिटी में ये होता है। दूसरा, हमारा जो जिस तरह इंडियंस हैव एम्ब्रेस्ड डिजिटल मीन्स, आज जैसे आज मैं सवेरे पढ़ रहा था अखबार में कि नंबर ऑफ ATMs हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड, क्योंकि वी हैव एम्ब्रेस्ड UPI एंड डिजिटल पेमेंट्स। तो डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल लीड टू ट्रांसपेरेंसी। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, हुई भी रही है, आगे बहुत अच्छी है। अब तो पूरा वर्ल्ड भी यही बोल रहा है। तो आई थिंक विद ऑल दिस हमारी जो इंडस्ट्री है, इफ़ वी ऑल बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, बहुत अच्छा ग्रोथ है।
एनआरआईज इस समय इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर या कुछ वेकेशन जगह जैसे गोवा शिमला। कितना सेफ मानते हैं, क्योंकि एनआरआईज हमेशा से ऑर्गेनाइज रहे हैं, उनको डाटा पढ़ना आता है, पर डाटा इंडिया में उतना अवेलेबल होता नहीं है। तो कितना सेफ मानते हैं आप एनआरआईज के लिए अपना दिल्ली एनसीआर मार्केट या ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में? सी, रेरा के बाद तो बहुत कुछ बदल गया है। लॉट ऑफ एनआरआईज आर इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट इस 2024 में वी हैव डन, पर्सनली हैव डन रोड शोज एट Seattle, Los Angeles, Chicago, London, Paris, Boston. We have met NRIs from so many different countries, including Southeast Asia. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पैसा लगाने का। उनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो दे ऑलवेज गो विथ ए ग्रेट डेवलपर्स। Some of them go for ready properties, some of them go for under construction properties. But when they go for under construction, they want to go for reputed developers. And obviously they do their homework in terms of paperwork, के agreement में clauses क्या हैं. And RERA has been a big relief. They are now reasonably sure कि under RERA they will not get a raw deal in India. Okay. और जैसा आपने बताया गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, या रियल एस्टेट को गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिलता है या मिलना चाहिए? कोई स्पेसिफिक 2 चीज़ें आप पिन पॉइंट हाईलाइट करना चाहें? देखिए, एंसिलरी तो बहुत सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है जी, तो रियल एस्टेट बढ़ता है। गोल्फ कोर्स रोड जब तक नहीं बना था तब तक गुड़गांव में तब तक अलग वैल्यू थी। गोल्फ कोर्स रोड जब पूरा बन गया तो अलग वैल्यू है। द्वारका एक्सप्रेसवे जब तक नहीं बना था तो अलग वैल्यू थी। आज आप देख लीजिए 1 साल में ही पैसे कहाँ से कहाँ वैल्यूएशन बढ़ गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट का। जहाँ सपोर्ट मिल सकता है, हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप जब एक फ्लैट सपोज या घर कहीं लेते हैं तो आप 5% GST देते हैं। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। True. 5, 6, 7 in Haryana. 5 for a woman, 6 if it's a joint, and 7 if it's only male. और अगर आप फ्लोर ले रहे हैं तो 1% और बढ़ जाता है जी। तो दैट कॉस्ट कैन बी बॉट डाउन एंड बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज सच अ बिग रेवेन्यू जनरेटर फॉर द गवर्नमेंट कि वो उसको इग्नोर करती है। वो कभी, जैसे दुबई का एग्जांपल लेता हूँ, दुबई में 4% है DLD चार्जेस, जो दुबई लैंड के चार्जेस हैं जी। उसमें भी समटाइम्स दे विल रिलैक्स कि ठीक है अभी 2 हो गए फॉर सम टाइम टू बूस्ट। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया है। फॉर सम पीरियड्स दे गिव अ रिलीफ ऑन द स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। वो यहाँ पे नहीं है। अभी तक हरियाणा में मैंने कभी देखा नहीं है होते हुए। तो दैट कुड बी वन फैक्टर। दूसरा, द गवर्नमेंट जब रेरा एक्ट भी बन रहा था तब भी रियल्टर्स वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। NAR इंडिया टुक एन एक्टिव रोल एंड गॉट द रियल्टर टू बी अ पार्ट ऑफ द रेरा डॉक्यूमेंट। बट तभी भी हमारा जो ब्रोकरेज वॉज नेवर प्रोटेक्टेड अंटिल लास्ट मंथ, जब अगेन NAR इंडिया ने हमारे जो वी हैव एन SRO इन महाराष्ट्र, प्रमोद जी हमारे मेंबर हैं, वो उसको लीड करते हैं इस समय। उनके एफर्ट्स और NAR इंडिया के लीडर्स के एफर्ट से एक क्लॉज डाला गया कि जो भी ब्रोकरेज तय हुई है रियल्टर की वो दी जाएगी। ये पहले सब क्लॉजेज नहीं थे, अब वो आ गए हैं। So I think that's a big support by the government, a very active action taken by NAR India. So I think cost should come down. Infrastructure में भी बहुत we are still lagging behind the developed countries. I think if the government can focus on the infrastructure, automatically real estate को उससे बहुत फायदा होगा। आप जैसे सेकंड टाइम जनरेशन रियलिटर हैं, टेक का इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है रियल एस्टेट की जर्नी में। आपको क्या लगता है कि कभी भी टेक ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है रियल एस्टेट में? जैसे रियल एस्टेट में ट्रस्ट इज द गेम। आप एक ज्वेलर के पास जाते हैं तो कभी भी एक ऐसे ज्वेलर के पास नहीं जाएंगे जो ट्रस्टेड नहीं है या जिससे आपने कभी कुछ नहीं खरीदा। तो जैसे ज्वेलरी बिजनेस है, आप कितना भी ऑनलाइन करो पर आदमी आखिर में अपने ट्रस्टेड वेंडर के पास ही जाता है। सेम वे लेकिन टेक की वजह से लीड जनरेट होती है। पर आपको क्या लगता है ये जो रेफरेंस है या क्लोजर है, इसमें टेक ह्यूमन को क्या कभी रिप्लेस कर पाएगा? सर कभी कर ही नहीं सकता। पहली बात तो दे आर नॉट ईदर कि या टेक या ह्यूमन। आई थिंक दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे, स्पेशली नाउ डेज। मैंने पहले ही बोला, इंडियंस के लिए रियल एस्टेट इज एन इमोशनल जर्नी। True. They need persons with emotional intelligence to help them buy a house. A machine cannot sell them a house. अच्छा, हर घर में अगर 4 लोग उस घर में हैं
दे आर बाइंग वन प्रॉपर्टी, बट 4 लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बिल्कुल। तो जब वो आपके पास आते हैं, आप वो चारों की रिक्वायरमेंट समझ के उनको ऑप्शन देते हैं, विच आई डोंट नो हाउ अ टेक प्लेटफॉर्म विल गिव। बट ये बोलना कि सिर्फ ह्यूमन काम कर सकता और टेक काम नहीं कर सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है। वी ऑल हैव टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। जैसे आज हमारी कंपनी में जो सॉफ्टवेयर हैं, जो CRM सॉफ्टवेयर हैं, वी नो कि हमारा कौन सा टीम मेंबर इस समय किस क्लाइंट के साथ किस पोजीशन पे है ट्रांजैक्शन में, तब एक विजिट होती है। फ्रॉम द विजिट इटसेल्फ ऑन द ऐप, व्हेन ही प्रेसेस अ बटन, वी गेट द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिटेल्स कि वो कहाँ खड़े हैं। ऑटोमेटिकली अ मेल गोज टू द क्लाइंट कि हमने आज आपको ये साइट दिखाई है। तो हमारा भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। दैट इज ओनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को भी एम्ब्रेस करना है, लेकिन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विदाउट ह्यूमंस, आई डोंट सी एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम। आगे का टेक हैज़ सरप्राइज एवरीवन। आगे क्या लिखा है मुझे पता नहीं, बट आई डोंट थिंक कि कभी भी होगा कि वो हमको रिप्लेस कर सकते हैं एज अ रियल्टर। तो नाउअडेज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये कंपटीशन नहीं है, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, आपको एम्ब्रेस करना है, उसकी अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। वो आपके क्लाइंट के लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए भी फ़ायदा है। आप बहुत पोजीशंस होल्ड करते हैं, NAR नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स या एसोसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोफेशनल्स जो दिल्ली NCR का चैप्टर है। एक मांग हमेशा उठती है कि रेरा हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो ये भी इस प्लेटफॉर्म पे कई बार ये डिस्कशन हुआ है कि रेरा वन इंडिया वन रेरा होना चाहिए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, होना चाहिए। रीज़न बिंग, जैसे आज हम गुड़गांव में बैठे हैं जी, हम हरियाणा में काम करते हैं, हम दिल्ली में काम करते हैं, राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं, राजस्थान में काम करते हैं। हमारे जो दिल्ली के क्लाइंट्स हैं उनको सेकंड होम हिल्स में चाहिए होता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी काम करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर वेयर हाउसिंग एसेट्स इन प्लेसेस लाइक पंजाब। तो आज अगर मुझे इन सब जगह काम करना है रेरा में, तो मुझे पंजाब का रेरा चाहिए, हिमाचल, अब तो जम्मू कश्मीर भी खुल गया है, वहाँ भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान। अब हमारे बहुत सारे क्लाइंट गोवा में खरीदते हैं प्रॉपर्टी सेकंड होम आफ्टर कोविड स्पेशली, तो गोवा का रेरा लीजिए। अभी DLF इज कमिंग आउट विद अ प्रोजेक्ट इन मुंबई एंड वील वर्क विद देम एट मुंबई ऑल्सो, तो मुंबई का रेरा लीजिए। तो 8-9 स्टेट्स के रेरा लेना, उनको मेंटेन करना, उनकी फीस जमा कराना टाइम पे, उनको रिकॉर्ड सबमिट करना, बिकॉज ऑल रेरा अथॉरिटीज डिमांड कि आप उनको रिपोर्ट्स डालें क्वार्टरली। तो क्वार्टरली रिपोर्ट हर जगह देना, इट इज़ अ बिग टीडियस चैलेंज। इफ़ द गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट से बहुत बड़ा डिमांड, वी आर पार्ट ऑफ द रेरा काउंसिल एज NAR इंडिया। मैं खुद बहुत सारी मीटिंग्स में गया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में, हमने वहाँ उनको बहुत बारी बोला है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिटर्न टू वेरियस रेरा अथॉरिटीज़, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। जब हरदीप सिंह पुरी सर हमारे मिनिस्टर थे लास्ट ईयर, बिफोर इन द लास्ट गवर्नमेंट, उन्होंने खुद लेटर्स भेजे हैं सारे रेरा अथॉरिटीज़ को टू गिव देयर इनपुट्स कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये इम्प्लीमेंट तो होगा, कैसे होगा, कब होगा, बिकॉज हर स्टेट का लॉ अलग है। दे फील के दिल्ली का रियल्टर मे नॉट अंडरस्टैंड द लोकल लॉज ऑफ महाराष्ट्र, सो द गवर्नमेंट ऑल्सो इज वर्किंग ऑन इट। आई एम श्योर दिस विल हैपन। कब होगा बोलना बहुत मुश्किल है। NAR इंडिया एंड APP दिल्ली NCR आर वर्किंग हार्ड कि वो हो जाए। और एक अच्छी चीज़ जो आपसे एक बार डिस्कशन हुई थी, NAR इंडिया का और APP का कन्वेंशन हो रहा है 21 एंड 22 मार्च को अपने दिल्ली में ही। तो इन इवेंट से आप इंडस्ट्री को कितना अपलिफ्ट कर पाते हैं, कितना आप इन इवेंट से, एग्जीबिशन से, कन्वेंशन से इंडस्ट्री का फेस लिफ्ट कर पाते हैं? किस तरह के इवेंट होते हैं? देखिए, ये हमारा 17th कन्वेंशन है NAR इंडिया का, एंड 4th टाइम दिल्ली एसोसिएशन, जो हमारी होम एसोसिएशन है APP दिल्ली NCR, इसको होस्ट करेगी। 21-22 मार्च को है इन एरो सिटी दिल्ली। ये प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होते हैं, रियल्टर्स आते हैं, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस कम, the financial guys from the housing financial companies, they come, developers come, lawyers, architects, ये सब यहाँ पे आके we have a lot of learning for our members. जो हमारे रियल्टर मेंबर्स हैं उनकी लर्निंग होती है, नेटवर्किंग होती है। You may meet someone from Kerala, someone from say Siliguri, someone from Mumbai, and you never know what opens what opportunities. तो नेटवर्किंग अच्छी होती है, लर्निंग होती है। We are able to express our concerns to the government and the developer lobby. They are able to express their concerns. So it's a 2-day celebration of this industry, celebration of the realtor. And apart from that, a lot of learning, networking. इस बारी
हमेशा ही हमारे यहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल रियल्टर्स भी आते हैं. अभी हम लोग वी वर इन बॉस्टन अटेंडिंग द यूएस कन्वेंशन एंड देयर वाज सो मच इंटरेस्ट फॉर इंडिया. I think this year we may get about 50 plus international realtors to come from places like the US, from England, UK, from Southeast Asia to come and attend the convention. So they want to learn about Indian real estate. Great. And we get to do business with international delegates from these cities. तो तरुण जी, आपने बहुत डिटेल में और बहुत क्रिस्प दोनों चीज़ों को साथ रख के बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई. कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहें अपने सारे आज हमारे व्यूअर्स को, रियल एस्टेट को किस तरह से अपनी जर्नी में वेल्थ मैनेजमेंट के रूप में या एसेट मैनेजमेंट के रूप में लेना चाहिए, एक बार आप थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी बेनिफिट हो उस चीज़ से. देखिए, तीन मैसेजेस हैं मेरे. एक तो क्लाइंट्स के लिए कि आई थिंक रियल एस्टेट is the medium where you can multiply your wealth without paying much attention to it. थोड़ा सा अपना आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, एक बार प्रॉपर्टी ले लीजिए, उसको रख लीजिए. The realtor will take care of the property for you. It's a property which will always give you good rental returns अगर आप खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं. And capital appreciation तो it's been amazing. जो गुड़गांव में 1980 में जो रेट्स थे और जो आज रेट्स हैं, I think nobody has given, no other asset class could ever give that kind of a return. तो प्लीज़ रियल एस्टेट को हमेशा अपना एक फोकस रखिए. मैसेज टू द रियल्टर कम्युनिटी इज दैट कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, मार्केट्स आर ओपनिंग अप. अभी तक हमने देखा ही नहीं है काम कैसे हो रहा है. व्हेन वी गो टू मार्केट्स लाइक द यूएस और यूके, द वे द रियल्टर्स डू बिजनेस, इट ओपन्स अप आवर आईज. आई थिंक इट इज टाइम फॉर अस टू एम्ब्रेस एंड कीप लर्निंग, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग. ये हमारा तो प्रोफेशन ही है ना. वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर प्रोफेशन, ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स. सो कीप लर्निंग, कीप एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, कीप इम्प्रूविंग एवरी डे. कोई आप रोज अपना कुछ इम्प्रूव करो अपने ऑफिस में, चाहे कोई प्रोसेस इम्प्रूव करो या कोई लुक इम्प्रूव करो या स्टाफ को इम्प्रूव करो. एवरी डे देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट. अ मैसेज फॉर डेवलपर्स के जिस तरह आप हमें सपोर्ट करते आए हैं उसी तरह करें. बहुत सपोर्ट है आपका. देयर इज स्टिल सम स्कोप. I wish if they are seeing your episode, they should keep supporting us. A message to the government: thank you for everything, but miles to go before we sleep. True. And I hope government का support हमें और बढ़ेगा और मिलेगा. Thank you sir, thank you very much for your time. जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्सर ये कंसेप्शन आता है, अक्सर ये बात आती है कि भाई डीलर है, ब्रोकर है, कैसे भी झूठ सच साम दाम दंड भेद से अपना काम निकाल ही लेगा. आपने तरुण जी को सुना और आप ये कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है. और अब कहीं भी वो वाली फील नहीं है कि जहाँ आपको कुछ भी बोलकर कुछ भी कर दिया, और आज टेक के इस युग में शायद कर भी नहीं सकते. तो हमारी कोशिश है कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को, हमारे रियलेटर्स कम्युनिटी को हम एक प्राउड रियलेटर के रूप में काम करें और आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें और देश भी आगे बढ़ें. अगेन थैंक यू तरुण जी फॉर योर टाइम. थैंक यू व्यूअर्स. प्लीज़ बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अगली सीरीज बनाएं. थैंक यू. शुभ लाभ दोस्तों. थैंक यू.